हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन हैं। टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन हैं साथियों। आप सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 25 क्वेश्चंस के अंदर आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए। तो करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 निम्नलिखित शब्दों के ब्लूम शब्द चुनिए। आपको ब्लूम शब्द चुनना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लूम शब्द किसका बताना है? अभिसरण का ब्लूम क्या होगा? ऑप्शन ए सायास, ऑप्शन बी है आपका अपसरण, ऑप्शन सी क्या है? प्रसारण, ऑप्शन डी है आपका प्रतिरक्षण। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही जवाब? ऑप्शन बी अपसरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी अपसरण अभिसरण का ब्लूम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सुषुप्त का विलोम बताना है आपको। सुषुप्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी है आपका कृतधन। ऑप्शन डी क्या है आपका? कृतधन। तो सुषुप्त का जो विलोम होगा वो होगा क्या? सुषुप्त का जो विलोम होगा वो होगा जागृत। ऑप्शन बी आपका एकदम सही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा तो आप बताएंगे अधम। एकदम सही रहेगा अधम। आपको पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? अधम। उसी तरीके से मृत का क्या होगा? जीवित। मृत का विलोम क्या होगा? जीवित। अगर बात की जाए कि कृतघ्न, ये जो आपको दे रखा है कृतघ्न, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका होगा साथियों क्या? कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ। आप सभी को पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बाकी सभी ऑप्शन हैं उनका ब्लूम क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 और 4 में, ये आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। आपको सही वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए क्या है? गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन बी है आपका आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। और ऑप्शन सी क्या है? आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। और ऑप्शन डी है पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। ग्रामर की दृष्टि से ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सही वाक्य बताना है कि इसमें कौन सा एकदम सही लिखा गया है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान होना चाहिए। तो ये एकदम गलत लिखे हुए हैं। सी और डी आपको पढ़ने पे ही पता चलता होगा। इसी तरीके से ऑप्शन ए भी आपको पढ़ने पे पता चलता है कि ये एकदम गलत लिखा हुआ है। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये एकदम सही लिखा हुआ है। बाकी के सभी क्या है? ऑप्शन ए, सी और डी कैसे लिखे हुए हैं? गलत लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 और 6 निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। आपको क्या करना है? जो वाक्य दे रखा है उसके लिए एक शब्द चुनना है। वो वाक्य क्या है? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी है दिक्पाल, ऑप्शन सी पैगंबर और ऑप्शन डी क्या है आपका? दिगंबर। ऑप्शन डी है दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी। एकदम सही जवाब रहेगा दिगंबर। उसके लिए क्या कहेंगे हम? दिगंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए मुमुसु, ऑप्शन बी है आपका, ये बी लिखा गया है, ऑप्शन बी बहुश्रुत,
ऑप्शन सी है आपका युयुत्सु, ऑप्शन डी है मौलिकत्व। तो क्या सही जवाब रहेगा युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए? ऑप्शन सी युयुत्सु बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बाकी का बाकी एकदम गलत है। ऑप्शन ए मुमुसु भी नहीं होगा, बहुश्रुत भी नहीं होगा, और मौलिकत्व भी नहीं होगा, ये आपके एकदम गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आमलक का तद्भव सब है। आमलक का तद्भव बताना है आपको कि आमलक का तद्भव क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका आदर्शिका, ऑप्शन बी है आस, ऑप्शन सी क्या है आपाक, और ऑप्शन डी है आंवला। तो आमलक का जो तद्भव होता है वो होता है दोस्तों क्या? आंवला। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका, तिनका के लिए तत्सम क्या होगा? ये तद्भव दे रखा है। तत्सम किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। और तद्भव ऐसे शब्द जिन्हें हम संस्कृत में थोड़ा बहुत फेर बदल करके उसमें कुछ जोड़ के अपने शब्दों में, अपनी जो हमारी आम बोलचाल है उन शब्दों में उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हो जाते हैं तद्भव। और संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो होते हैं तत्सम। जैसे आपको पूछा गया तिनका का तत्सम है, तो ये ऑप्शन ए में तृण है, ऑप्शन बी है तिक्त, ऑप्शन सी है आपका ताम्र, और ऑप्शन डी क्या है? त्वरित। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ये आपका तिनका का क्या है? तत्सम शब्द। ये किसका है? तिनका का। ठीक है, तिनका का तत्सम। और तिनका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है ये। अगर आपसे पूछा जाए तिक्त का क्या होगा, तिक्त, तिक्त का तद्भव क्या होगा, तिक्त का तत्सम क्या होगा? तिक्त कैसा है? तिक्त, तिक्त है एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा? आप सभी बताएंगे, आप सभी बताएंगे तिक्त का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको ऑप्शन बी दे रखा है उसमें तिक्त का क्या होगा? तीता। तीता होगा तत्सम, इस तरीके से लिखा जाएगा तीता। ठीक है, अगर ताम्र का पूछ लिया जाए तो इसका क्या होता है? तावा। तावा होता है। ठीक है, क्या होता है? तावा होता है। उसी तरीके से त्वरित का क्या होगा? तत्सम। त्वरित का तत्सम क्या होगा? आप सभी के सभी बताएंगे त्वरित का क्या होगा? त्वरित का क्या होगा? त्वरित का होगा जो एकदम तुरंत करते हैं काम को, त्वरित, उसको बोलते हैं हम तुरंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी प्रविशेषण, ऑप्शन सी है आपका विशेष्य, और ऑप्शन डी क्या है आपका? सर्वनाम। ऑप्शन डी है आपका सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण उनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ना क्या है? राम बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना है क्रिया, और बहुत क्या है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है? ये है आपका क्रिया विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। कि राम बहुत तेज दौड़ता है, मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं। राम बहुत तेज, बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं सारी चीजें को आपको बताता हूँ। ये दौड़ना क्या है? ये दौड़ता है, ये है एक क्रिया, क्रिया है ये। ठीक है, और तेज क्या है इसमें? ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण। ये क्या है दोस्तों? ये है विशेषण। उसी तरीके से ये बहुत क्या है? ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण की विशेषता बता रहा है कि ये तेज जो है कितना दौड़ रहा है? बहुत दौड़ रहा है। तो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं हम प्रविशेषण। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी क्लियर हो गई होंगी। इसको बोलते हैं हम प्रविशेषण। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? आपको एक शब्द दे दिया है परिश्रमी, अब पूछा जा रहा है कि इस शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है? कौन से विशेषण का? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी है आपका परिमाणवाचक। ध्यान से पढ़िएगा। और ऑप्शन डी क्या है आपका? गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी परिश्रमी शब्द से कैसे विशेषण का बोध हो रहा है? गुण का। कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा परिश्रमी है, परिश्रमी कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। मंदिर का पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है मंदिर का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए देवग्रह है, ऑप्शन बी परम धाम, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी क्या है? परम पद। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एकदम सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। मंदिर का पर्यायवाची क्या होता है? देवग्रह। अगर पूछा जाए कि इसके और भी पर्यायवाची बताइएगा, इसके और भी पर्यायवाची बताइएगा, तो क्या होता है? इसके अतिरिक्त क्या क्या लिख सकते हैं हम? देवालय इसको बोल सकते हैं, देवालय। देवालय, और भी क्या लिखा जा सकता है इसको देवालय से अलग? देवस्थान, देवस्थान इसको हम बोल सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है इसके लिए? और इसके लिए ईश ग्रह भी लिखा जा सकता है, ईश ग्रह। ठीक है, ये सभी के सभी इसके क्या है? पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तृष्णा का पर्यायवाची है, तृष्णा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। ये एक शब्द है तृष्णा, इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए मरकत, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी है आपका रसिका, ऑप्शन डी लिप्सा। ऑप्शन डी क्या है आपका? लिप्सा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी लिप्सा। तृष्णा का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तृष्णा का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि तृष्णा का मतलब है जैसे लालसा, लिप्सा, लालसा, लिप्सा। ये आपको लिप्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा। और भी कितने होंगे मैं और भी आपको लिख के बताता हूँ। लालच, ये सभी के सभी क्या है? इसके पर्यायवाची, लालच। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीही, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी क्या है आपका? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही जवाब रहेगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा समास है? अगर आपसे पूछे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, का विशेषण इसमें आ रहा है, राजा का पुत्र। इसका अगर समास विग्रह आप करेंगे तो राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। और का किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि कौन सा समास है, ये का शब्द आ रहा है, ये किसके अंदर आता है, किस तत्पुरुष के अंदर आता है, अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो आप सभी के सभी क्या बताएंगे कि ये किसके अंदर आता है? ये संबंध के अंदर आता है, संबंध तत्पुरुष, संबंध। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप बताएंगे संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष इसके अंदर समास छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन बी है आपका सचित धन आनंद, और ऑप्शन सी क्या है आपका? सचित धन दानंद, और ऑप्शन डी है आपका सत धन आनंद। तो सच्चिदानंद शब्द में कौन सा संधि विच्छेद? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही है आप सभी बताएंगे। तो सच्चिदानंद का ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, सत्य धन चित धन आनंद। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है, कि इसके अंदर कौन सी संधि छिपी हुई है,
तो कौन सी संधि है आप बताएंगे कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि छिपी हुई है? तो इसके अंदर है वयंजन संधि। कौन सी? वयंजन संधि। वयंजन संधि है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? वयंजन संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अद्भुत रस का, ऑप्शन बी भयानक रस का, ऑप्शन सी विभत्स, ऑप्शन डी है आपका रौद्र रस का। तो जुगुप्सा किसका होता है? ऑप्शन सी विभत्स का होता है। विभत्स, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लेकिन अद्भुत, अद्भुत किस कौन से रस का स्थायी भाव है? आप सभी बताएंगे कि अद्भुत कौन से शब्द का स्थायी भाव है अगर आपसे पूछा जाए। तो अद्भुत किसका है आप सभी बताएंगे? विस्मय जो आपका भाव होता है, विस्मय, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय का, विस्मय इस तरीके से लिखा जाएगा, उसका स्थायी भाव है आपका अद्भुत। भयानक किसका है? भयानक किसका होता है आप सभी बताएंगे? रौद्र, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है रौद्र, उसका स्थायी भाव क्या है? भयानक। इस तरीके से आप इसका आंसर बता रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन सी प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन डी सम्मान बढ़ाना। तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है आप सभी बताएंगे? आप सभी बताएंगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं। रोशनी में अंधकार होना, ऑप्शन बी है आपका किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन सी प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन डी सम्मान बढ़ाना। तो ऑप्शन बी आपको पढ़ने पे ही समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा। सूरज को रोशनी दिखाना मतलब किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन है, इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी असमिया और ऑप्शन डी कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब क्या होगा आप सभी बताएंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा। कन्नड़ आपकी कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। और बाकी सभी किसकी है आप सभी के सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपको उड़िया, बंगला और असमिया ये किस परिवार की? क्वेश्चन नंबर 17 में ये बाकी की जो भाषाएं हैं ये किस परिवार की हैं? ये यूरोपीय परिवार की भाषा है। मैं लिख के बताता हूँ किस परिवार की? यूरोपीय परिवार की भाषा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 18 और 19, निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इसमें कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए भौगोलिक, ऑप्शन बी है आपका भौगोलिक, ऑप्शन सी है आपका भूगोलिक और ऑप्शन डी है आपका भूगोलिक। इनमें चार हैं। बोलने में अगर आप देखते होंगे तो सभी का अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन कौन सा ग्रामर की दृष्टि से ठीक लिखा गया है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही रहेगा, भौगोलिक। इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी के सभी क्या है? गलत। ऑप्शन बी, सी और डी क्या है? एकदम गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में भी आपको क्या करना है? चेक करके बताना है कि कौन सा ग्रामर की दृष्टि से सही लिखा गया है। प्रफुल्लित किस तरीके से लिखा जाएगा आप बताएंगे। ऑप्शन ए प्रफुल्लित, ऑप्शन बी में क्या लिखा है? प्रफुल्लित, ऑप्शन सी है आपका प्रफुल्लित और ऑप्शन डी प्रफुल्लित। इसमें कौन सा प्रफुल्लित है जो ग्रामर की दृष्टि से सही लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, प्रफुल्लित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी के सभी एकदम गलत हैं, इस तरीके से नहीं लिखे जाते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही विकल्प है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश 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 भी जगाता है। क्या कह रहा है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है। क्या जगाता है? ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी है आपका परिश्रम और ऑप्शन डी आत्मबल। तो इस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन भरे जो एकदम सही हो? तो ऑप्शन बी आत्मविश्वास भी जगाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा।
खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? आत्मविश्वास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन बी भार उठाना, ऑप्शन सी मेहनत करना और ऑप्शन डी क्या है? कठोर परिश्रम करना। बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या रहेगा आप सभी बताएंगे। बीड़ा उठाना मतलब दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, ये जो आपको दे रखा है कि गढ़ जीत लिया, इसमें गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए युद्ध जीत जाना, ऑप्शन बी कब्जा कर लेना, ऑप्शन सी अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन डी है आपका कठिन कार्य पूरा करना। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही जवाब रहेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। गढ़ जीत जाना का मतलब रहेगा कठिन कार्य पूरा करना, कठिन कार्य पूरा करना। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। आपको ये शब्द दे रखे हैं अड़े, ने, में और डे। इन शब्दों में कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है कि ये शब्द हैं, इनमें व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। ये जो वर्ड दे रखे हैं इनमें आपको व्यंजन बताना है, कौन सा व्यंजन है आप सही, कौन सा जवाब रहेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ या अनुनासिक। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जो हमारी सांस होती है वो कहाँ से निकले, ये वो नासिका नली से निकले, उनको क्या बोलते हैं? हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका डे होगा, डे आप बोलेंगे तो उसकी जो वायु निकलेगी वो आपकी कहाँ से निकलेगी? नासिका नली से निकलेगी। अणे बोलेंगे तो वो भी इसी तरीके से न और मैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको बताना है कि ये वाक्य दे रखा है कि वह आया और मैं चला गया, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक और ऑप्शन डी आदर बोधक। कौन सा है आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही जवाब क्या रहे? समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द दे रखे हैं आपको, इनमें कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए बारी बारी, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी आज और ऑप्शन डी है आपका यथासंभव। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसके अंदर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी आज में कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि वारी, भीतर ये सभी के सभी क्या है? यथासंभव गलत, इनमें कोई क्रिया विशेषण नहीं। ये सभी के सभी अपने आप में एक शब्द हैं, इनमें कोई भी कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कालवाचक मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस टाइप का कुछ भी इनके अंदर प्रतीत नहीं हो रहा है। ये सभी के सभी अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द हैं, इनमें कोई भी कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं। दोस्तों इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि आप अपना स्कोर, आपने इन 25 क्वेश्चंस के अंदर कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया वो जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एएस ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।